काशी से मिशन यूपी का आगाज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी के दौरे पर जो रहने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंच जाएंगे। जो उनका पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है वो जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है, बता रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के IIT ग्राउंड में संबोधन अपना करेंगे। साथ ही 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत पीएम करने वाले हैं। पीएम मोदी 744 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वो करीब 839 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी आज करने वाले हैं। सुबह 10:30 पर काशी में होंगे मोदी। आज हम आपको पीएम मोदी के इस पूरे दौरे की पल पल की खबरें दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो की हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। जी न्यूज पर आज दिन भर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है और ये 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। आज मोदी कई सारी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे और ये सारी तस्वीरें आपके सामने, जिसमें आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर जो कि भारत जापान की मित्रता का प्रतीक है, उसको आज एक नई तस्वीर मिलने वाली है, उसका उद्घाटन होने वाला है। और साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया जो मील का पत्थर साबित होने वाला है पीएम का यह दौरा, क्योंकि यहाँ पर कई सारी योजनाएं जो हैं एक उपहार के तौर पर काशी की जनता को आज मिलने वाली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले ट्वीट किया, काशी के पुरातन वैभव की पुनर्स्थापना हो रही है। ये ट्वीट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और धन्यवाद अदा किया। काशी के पुरातन वैभव की पुनर्स्थापना में लगे हैं प्रधानमंत्री। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तहे दिल से धन्यवाद अदा किया। उनके ट्वीट जो था आपसे कुछ वक्त पहले वो हम आपसे साझा कर रहे हैं और ये मौका बेहद खास है क्योंकि आज 226 दिन के बाद, लगभग 8 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं काशी। इससे पहले 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री काशी में थे, अपने संसदीय क्षेत्र में थे और अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर अब वो पहुंच रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पीएम मोदी का पहला काशी दौरा है। अपने संसदीय क्षेत्र को ढेर सारी सौगात, बहुत से उपहार आज वो दे रहे हैं। लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात है। प्रधानमंत्री जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत लगभग 744 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं साथ ही साथ 839 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान 5000 से ज्यादा लोगों से आज सीधा संवाद भी करने वाले। एक रिपोर्ट। काशी को क्योटो बनाने का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम आज जब वाराणसी की धरती पर पड़ेंगे तो काशी की ये फिजा बताने के लिए काफी रहेगी कि काशी क्योटो बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सैकड़ों टन फूलों से हुई सुंदर सजावट, जापानीज शैली में सजाया गया प्रवेश द्वार, बांस, कंकड़, बोनसाई पेड़, चटाई, लालटेन से दिखाई जा रही वाराणसी की प्राचीन संस्कृति। काशी में ये सारी तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं और आज वो काशी को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी के सिगरा चौराहे पर ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। 2015 से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। खास तौर पर यह जापान और भारत के एकता का प्रतीक माना जाएगा क्योंकि 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी थी और आज ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो ये रुद्राक्ष सेंटर बना है ये शिवलिंग के आकार का बनाया गया है और इसका नाम बनारस की जो सांस्कृतिक पहचान है और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके हिसाब से ही रखा गया, रुद्राक्ष नाम रखा गया। और आप देखिए जो रेलिंग पे जिस तरह से ये पत्थर बनाए गए, इनकी आकृतियां भी आपको रुद्राक्ष जैसी ही दिखाई देंगी। तो बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है और मेरे पीछे आप ये देखेंगे तो भारत और जापान के झंडे भी लगे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो जापान सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहेंगे और उनके साथ ये उद्घाटन करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कई हॉल बनाए गए हैं और यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आएंगे। इसके अलावा जो बिजनेस मीट होगी बनारस में और पूर्वांचल के लिए खास तौर पर रुद्राक्ष सेंटर काम आएगा।
भारत जापान मैत्री का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शिवलिंग के आकार का बनाया गया है। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक बार में 1200 लोग बैठ सकते हैं। इसमें 120 गाड़ियों के लिए बेसमेंट पार्किंग का इंतजाम है, जबकि कन्वेंशन सेंटर पर 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। दरअसल दुनिया का सबसे प्राचीन और जीवंत शहर काशी को जापान ने एक नायाब तोहफा दिया, जिसका नाम है रुद्राक्ष। 2015 में जापान के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। 6 साल में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ ये आधुनिकता को भी समेटे हुआ है और आने वाले दिनों में पूर्वांचल के विकास के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। इस मौके पर जापान के प्रतिनिधि के मौजूद रहने की संभावना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को एक डबल डेकर क्रूज का भी तोहफा देंगे। क्रूज के दोनों फ्लोर पर काशी का इतिहास सुनाया जाएगा और वीडियो के जरिए हर घाट का महत्व बताया जाएगा। ये एक बड़ी सी स्क्रीन है जो ऊपर डेक पर भी लगी हुई है और अंदर जो लोग बैठेंगे उनके लिए भी इसका खास इंतजाम किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो घाट हैं उनका महत्व क्या है, उनका महात्म्य क्या है, उन्हें कब बनवाया गया और क्या क्या उनकी खासियत है। इसके साथ ही 2 रोरो भी गंगा में सफर करने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर से आने वाले सैलानी रोरो से चुनार तक की सैर करेंगे। पहले रोरो का नाम MV मानेकशॉ और दूसरे का नाम MV विवेकानंद है। अभी हमने आपको क्रूज की तस्वीरें दिखाई और अब हम मौजूद हैं रोरो पर। इसकी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की जनता को देने वाले हैं। 200 पैसेंजर्स एक बार में बैठ सकते हैं और उनसे भी कहीं ज्यादा जो अच्छी बात है वो ये कि इस रोरो में काफी सामान भी जा सकता है। प्रधानमंत्री BHU के MCH विंग का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बन जाने से पूर्वी यूपी और बिहार के कुछ जिलों के लोगों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं BHU के MCH विंग में, जो लगभग बन के तैयार हो गया है और इंतजार है प्रधानमंत्री के लोकार्पण करने का। तो सुबह के 9:09 हो चुके हैं और लगभग 1 घंटे 20 मिनट के बाद प्रधानमंत्री मिशन यूपी का आगाज करने वाले हैं। काशी में मौजूद रहने वाले हैं। ग्राउंड जीरो पर कितनी खास है तैयारी, उसका जायजा लगातार हम लेंगे। विशाल पांडे लगातार वाराणसी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल के पास में चलूंगी, साथ ही साथ रविंद्र हमारे साथ हैं लगातार वाराणसी से, उनके पास भी जाएंगे। रविंद्र, पहले आपके पास आना चाहूंगी। मिशन जो है यहाँ पर यूपी को फतेह करने का, उसका आगाज इस दौरे के दौरान हम कह पा रहे हैं, लेकिन तस्वीर की भव्यता दिखाई कि आज कई सारे करोड़ की जो उपहार है काशी की जनता को PM का इंतजार खत्म होने के बाद आज मिलने जा रही है, वो तस्वीरें कितनी खास है? बिल्कुल, आप देखो निधि की प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बनारस के लिए सांसद भी हैं और एक सांसद के तौर पर पिछले 7 साल से देखा जाए तो उन्होंने बनारस की, कहा जाता है कि तस्वीर बदल दी है। देखिए, बनारस काशी है, पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाला भोलेनाथ का नगरी है, लेकिन तस्वीर बदलने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसमें अहम भूमिका है, जो वहाँ के लोकसभा सांसद हैं लगातार। दूसरी बात, और ये जो आपने पूरी तस्वीर दिखाई है जिसका विशाल और पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि रुद्राक्ष किस तरह से है, कन्वेंशन सेंटर कितना विशाल बना है, जिसमें पूरे काशी की चित्रण किया गया है, पुरातन जो वहाँ संस्कृति है उसका चित्रण किया गया है। लेकिन सबसे मूल बात यही है कि काशी से संदेश गाजियाबाद तक भी आ सकता है, गोरखपुर तक जा सकता है, क्योंकि 2022 में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले, और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो वहाँ पर शिलान्यास, उद्घाटन और लोगों से जो संपर्क कर रहे हैं, इसकी गूंज अगले आने वाले 6 महीने में जरूर सुनाई देगी। और प्रधानमंत्री सिर्फ काशी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे। जाहिर सी बात है उसमें कोरोना भी होगा, कोविड के मामले भी होंगे और योगी आदित्यनाथ की पीठ भी थपथपाएंगे जिस तरह से कोरोना पर उन्होंने नियंत्रण किया है, खासकर उत्तर प्रदेश के सेकेंड वेव जो आया है। तो संदेश बीजेपी के लिए भी है, कार्यकर्ताओं के लिए भी है, और वहां के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी आगाज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस अवसर पर कर सकते हैं।
बिल्कुल मंच होगा काशी का, मौका होगा काशी में आने वाले चुनावों के मद्देनजर काशी को फतेह करने का, आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। लेकिन इस मंच से संदेश बड़ा दूरगामी होगा। विशाल पांडे लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, काशी की हर तस्वीर आप भी साझा कर रहे हैं। विशाल, 10:30 पर काशी में होंगे मोदी, आप भी तैयारियां लगातार देख रहे हैं, मौजूदा तस्वीर दिखाएं। देखिए निधि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और इस वक्त हम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे क्योंकि जापान के सहयोग से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हुआ है और एक नई पहचान वाराणसी को ये देगा। और ख़ास बात यह है कि इसमें वाराणसी की सांस्कृतिक जो वैल्यू है उसको बरकरार रखा गया और इसीलिए इसका नाम भी रुद्राक्ष ही रखा गया है। अब दरअसल देखिए, जैसा रविंद्र जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वाराणसी पहुँच रहे हैं तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के मिशन की भी शुरुआत बीजेपी करने जा रही है क्योंकि इस दौरे के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर महीने में एक दौरा उत्तर प्रदेश का जरूर करेंगे और इसकी शुरुआत वो पूर्वांचल से कर रहे हैं, वाराणसी से कर रहे हैं। मैंने सुबह भी बताया था, पूर्वांचल में लगभग 156 विधानसभा सीटें आती हैं, 26 जिले आते हैं और 29 लोकसभा सीटें आती हैं पूर्वांचल में। और इस 156 सीट में से 106 सीटें बीजेपी अकेले जीती थी 2017 के विधानसभा चुनाव में, 12 सीटें उसके सहयोगी दल जीते थे, यानी कुल 118 सीटें। तो और यूपी में कहा भी जाता है जिसका पूर्वांचल उसकी सरकार। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बीजेपी पूरी प्लानिंग कर रही है क्योंकि जो पंचायत सदस्य के चुनावी नतीजे थे उसमें पूर्वांचल में खास तौर पर बीजेपी को झटका लगा था और उसमें समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी थी और उसके बाद से ही तमाम रणनीति बीजेपी ने तैयार की। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई बैठकें भी हुई और उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से एक तरह से 22 के चुनाव की विशाल, हम लौटेंगे आपके पास। लगातार शानदार तस्वीरें आप वहां से दिखा रहे हैं, जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं और तमाम जगहों पर जहां जहां पीएम मोदी आज रहने वाले हैं, मौजूद रहेंगे, वो तस्वीर हम पहुंचाएंगे। रविंद्र, आपके पास भी मैं लौटूंगी फौरन। तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त लाइव मेरे साथ जुड़ चुका है। सभी को पहले गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। आलोक मेहता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, दिल्ली से मेरे साथ लाइव हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आलोक जी। शांतनु गुप्ता हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ लाइव हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। अनिला सिंह, आप बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत है। संजीव कौशिक मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट दिल्ली से लाइव लगातार हैं, आपका भी स्वागत। और डॉक्टर अजीज खान साहब, आप एसपी के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत। लेकिन मैं अनिला सिंह के पास जाऊंगी। अनिला सिंह, काशी से यूपी का विजय संकल्प अब से कुछ ही देर के बाद जो है उसका आगाज होने जा रहा है। तैयारियां बेहद भव्य हैं और 226 दिन के बाद ये मौका आ रहा है जब पीएम एक बार फिर से काशी को अपने रंग से सराबोर करने जा रहे हैं। अनिला सिंह, देखिए निधि, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम काशी की बात करते हैं तो काशी अपने आप में, मैं क्या कहूँ, नगरी नहीं, अपने आप में पूरा सागर है। और कहते हैं ना, गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़ अपना किनारा, हिल जाए जहां सारा, जब गूंज उठे महाकाल का नारा, तो हर हर महादेव। तो जब वाराणसी की बात हम करते हैं तो अपने आप में एक, कहते हैं ना, रोमांच आता है। महादेव का जो एक पूरा रूप है वो सामने नजर आ जाता है। और ये नगरी, मैं कहूँगी कि महादेव की नगरी तो है ही है, परंतु मैं कहूँगी हम सब पर महादेव का ऐसा आशीर्वाद है कि देश के प्रधानमंत्री की भी ये नगरी है, 2 बार से वहां से सांसद हैं और बिल्कुल कायाकल्प हो चुकी है पूरी नगरी की। पहले हम देखते थे कि जो राजनेता हैं वो जाके आशीर्वाद बाबा का जरूर लेते थे, परंतु कुछ कार्य नहीं किया जाता था। तो इस बार बाबा का आशीर्वाद ऐसा हम सब पर आया कि प्रधानमंत्री जी का ही वो कार्य क्षेत्र हो गया और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का वहां पर विकास का कार्य हो रहा है। पूर्वांचल की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो आपके कॉरेस्पोंडेंट ने अभी पूरा जिक्र किया पूर्वांचल के विषय में। पूर्वांचल नीति, बिल्कुल यहाँ पर 6 जो प्रधानमंत्री हैं वो देश को दिए हैं, परंतु हमने देखा था कि पूर्वांचल का जो जिस प्रकार से विकास होना चाहिए था उस प्रकार से विकास नहीं हो पाया। मैं पश्चिम से आती हूँ और कहीं ना कहीं स्वार्थ से भरे नजरों से मैं सोचती हूँ कि काश ऐसी एक नगरी मेरे पश्चिम में भी होती तो कितना अच्छा रहता। परंतु वो कहते हैं ना, महादेव की नजर तो कण कण पे रहती है पूरे विश्व में। और आज जैसा आपको पता ही है, 1500 से भी 1500 से भी ज्यादा करोड़ की जो परियोजनाएं हैं, आधारशिला, शिलान्यास वगैरह होगा और जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उन सब का भी उद्घाटन वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो एक ऐसा व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री जी का, जो जैसे मैं कहूँ कि वाराणसी तो उनका घर है, वहाँ के लोगों का प्यार, प्रेम, आशीर्वाद हमारे प्रधानमंत्री जी पे बना हुआ है।
और जिस प्रकार का डेवलपमेंट पूरा पूर्वांचल में हम देख रहे हैं, और राइट फ्रॉम एक्सप्रेस वे टू और जितनी चीज़ें हो सकती हैं, एयरपोर्ट्स, इतना सारा डेवलपमेंट का कार्य वहाँ पे हो रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है। बिना महादेव के आशीर्वाद के नहीं हो सकता था। तो निधि, आज हम सब की नज़रें वाराणसी पर हैं ही, और ना केवल उत्तर प्रदेश की, ना केवल भारतीय जनता पार्टी की, परंतु मुझे लगता है एक एक व्यक्ति जो है आज नजर गड़ाए वाराणसी पर देख रहे हैं कि निश्चित आज तौर पर। और प्रधानमंत्री जी आपने आएंगे। हर हर महादेव का जो जय घोष सभी को सुना दिया है। काशी का हर रंग बड़ा खास होता है और प्रधानमंत्री के आगमन के साथ वो तस्वीर और भव्य हो जाती है। हमारे साथ आलोक मेहता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर 1 घंटे से के आसपास का वक्त अभी बाकी रह गया है, लेकिन जो नारा दिया जा रहा है वो ये है, वो मैं तस्वीरों में भी देख पा रही हूँ, 1 घंटे 13 मिनट के बाद मोदी जी वहां पर होंगे। स्मार्ट काशी, स्मार्ट प्रदेश, नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है। इस नए उत्तर प्रदेश की जो भव्यता है और विकास को लेकर आगे बढ़ने का जो विश्वास है, उसकी तस्वीर को आप कैसे देख पाते हैं? क्योंकि मिशन यूपी को फतेह करने की भी तैयारी का आज ही से आगाज होता हुआ। आलोक मेहता जी। निधि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मुझे अच्छा लगा कि आपने आधुनिक वाली बातें कही, क्योंकि इसके पहले मैं सुन रहा था कि ये भी कहा जा रहा था कि प्राचीन रूप दिया जाने वाला है। मेरा मानना है कि नई पीढ़ी, भारत भूमि और विश्व भर में काशी का जो महत्व तो रहा ही है प्राचीन, उसको तो कोई नकार नहीं सकता। काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ वहाँ बैठे हैं, उसको एक आधुनिक रूप, और मैं तो क्योटो भी गया हूँ, टोक्यो भी गया हूँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि काशी जैसा स्थान वहाँ भी नहीं है। हम उनसे बेहतर स्थिति में, एक तरफ पूरी हमारी संस्कृति, एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ वहाँ के लोग, शिक्षा की भूमि वाराणसी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसको किन किन योजनाओं से। और एक लाइन और निधि जी, चूँकि और भी अपने साथ हैं, देखिए जवाहरलाल नेहरू जी आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री थे, फूलपुर उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, और लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, वो इलाहाबाद लेकिन चुनाव वहाँ से नहीं लड़ी, वो तो रायबरेली से लड़ी। लेकिन आप देखें विश्वनाथ प्रताप सिंह इलाहाबाद से लड़े, प्रधानमंत्री हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इसे संसदीय क्षेत्र के रूप में काम किया है। मैं उनको प्रधानमंत्री से ज़्यादा इस बात पर मुझे आश्चर्य भी है कि छोटी छोटी चाहे योजनाओं पर ध्यान दे करके क्रियान्वित होने पर एक निगरानी करना, देखिए वो हर प्रधानमंत्री को करना चाहिए। ये कहना भी ठीक है कि पूरे देश के प्रधानमंत्री अपने एक क्षेत्र पर न जाए, लेकिन अपने क्षेत्र को छोड़ दें। और मैं नेहरू की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना है कि उस समय सोचते थे कि पूरा देश हमारा है, उसका प्रगति करना है, लेकिन मेरा मानना है कि अपना घर को खराब होता रहे और आप दुनिया को ठीक करने निकलेंगे तो कैसे चलेगा। इस दृष्टि से आज के जो कार्यक्रम हैं सांसद के रूप में, और ये मिशन यूपी नहीं है, ये मिशन 2024 है, ये याद रखिए। संसदीय क्षेत्र में काम करना उसके निगाह में रख करके भी है, वो आज प्रधानमंत्री के रूप में है और उन योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हर सांसद को ये काम करना चाहिए कि अपने इलाके को विकसित करने का ध्यान दे, वो किसी पार्टी के हों, ये मेरा निवेदन है। आलोक मेहता जी, मिशन 2024 का रास्ता भी मिशन 2022 यानी कि यूपी को फतेह करने से ही जाता है, और उसको फतेह करने का आज आगाज हम देख पा रहे हैं। अजीज खान साहब हैं एसपी के स्पोक्सपर्सन। अजीज खान साहब, आज ही आपकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं साहब। इस टाइमिंग को लेकर सवालों का उठना लाजमी कि आज प्रधानमंत्री का आगमन अपने संसदीय क्षेत्र काशी में, और आज ही आप सूबे की सरकार के खिलाफ खुलकर हल्ला बोल करते हुए। निधि जी, बहुत बेहतरीन सवाल आपका है, और जिस तरीके से अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, और जो नंगा नाच पूरे प्रदेश में हुआ, मुझे लग रहा है कि माननीय मोदी जी को इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। और हम समाजवादी लोग, जाहिर सी बात है, बेबस हैं आज, क्योंकि हम शासन सत्ता में नहीं है। जिस तरीके से कहर ढाया गया यहाँ की जनता पर, जनता के ऊपर, और जिस तरीके से जनता ने जनादेश हमको दिया था, उस जनादेश का पूरी तरह से गला घोटा गया, उसका अपमान किया गया। एक बात। दूसरी बात, मैं जरा काशी पे आना चाहता हूँ। अभी अनिला जी ने 2-3 जिक्र किया कि साहब काशी हमारी संस्कृति है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें फक्र है, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, हम बलरामपुर के रहने वाले हैं। मुझे फक्र है कि मैं काशी के आसपास हूँ और काशी हमारी संस्कृति है, वहां पे महादेव जी बसते हैं, महादेव जी बसते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि बड़ी उम्मीद थी लोगों को, जब 7 साल पहले माननीय मोदी जी उत्तर प्रदेश में पधारे थे और काशी की नगरी में उन्होंने कहा था हम चुनाव लड़ेंगे, लोगों को उम्मीदें बढ़ी थी। और माननीय मोदी जी ने खुद ही कहा था कि साहब माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और माँ गंगा
ने बुलाया है और हम आने वाले वक्त में पता नहीं क्या क्या तमाम वायदे किए थे, लंबे चौड़े वायदे किए थे कि साहब इसको मैं क्योटो बना दूंगा और इसको मैं एक खान साहब शहर खान साहब देखिए, काशी को क्योटो के रूपांतरण में तब्दील करने की तैयारी आज बड़ी भव्य तस्वीर के तौर पर जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है उसके तौर पर नजर आने वाली है, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन यहाँ पर खान साहब चूंकि मेहमान और भी मेरे साथ हैं लिहाजा उनके पास जाऊंगी। मुझे कंप्लीट करने दे रहे, प्लीज मुझे निधि जी कंप्लीट करने दीजिए। फरमाइए, बताइए। अनिला जी की बात कंप्लीट, उनकी बात थोड़ा सा मैं रख दूं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं एक शेर से इनका स्वागत करना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता का, कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरों पर दोहरा नकाब रखते हैं। देखिए, जो चेहरे पे कुछ है, अंदर कुछ है, मन में कुछ है। आप समझिए कि कोरोना काल में जिस तरीके से बनारस में लोग परेशान हुए, ऑक्सीजन, बेड, हॉस्पिटल्स नहीं थे, बड़ी समस्याएं थी। माननीय मोदी जी ने वर्चुअल मीटिंग की, लेकिन अफसोस की बात है कि बंगाल में चुनाव था। खान साहब मेरे साथ चूंकि और भी मेहमान हैं लिहाजा उनका रुख करना बेहद जरूरी है। मेरे साथ संजीव कौशिक जी हैं, शांतनु गुप्ता जी भी हैं पैनल में, मुझे उनके पास जाना होगा। खान साहब मैं लौटूंगी आपके पास। संजीव कौशिक जी, अब चूंकि टाइमिंग पर बात हुई है लिहाजा टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओवैसी साहब ने भी आज ही का दिन चुन लिया कि पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद में मैं आज हल्ला बोलूंगा। अब चूंकि टाइमिंग का जिक्र हो रहा है तो एसपी भी आज हल्ला बोल कर रही है और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा आज नहीं तो कल वो मौजूद रहेंगी लखनऊ में। तो ये जो पूरी रणनीति की तैयारी है, इस तस्वीर को आप कैसे बोलते हैं? टाइमिंग पर सवालों का उठना लाजमी। पीएम मोदी 8 महीने के बाद काशी पहुंच रहे हैं, 226 दिन के बाद, और सभी लोग एक एक कर आज यूपी में पहुंचते हुए, कभी मुरादाबाद कभी लखनऊ में प्रियंका गांधी वाड्रा कल रहेंगी। तो देखिए दीदी, सबसे पहली बात कि राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखता है और यदि टाइमिंग की बात कोई कर रहा है तो निश्चित तौर पे हर राजनीतिक दल के लोगों को टाइमिंग पकड़ने का अपना अधिकार है। दूसरी बात मैं अभी सुन रहा था, नीला जी भी बोल रही थी और वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ बैठे आलोक जी, उनकी भी बात मैं सुन रहा था। वो बता रहे थे कि मोदी जी पहले अपने घर को ठीक करना चाहते हैं। हमें एक वाकया याद आ गया कि चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे और बलिया में वो सड़कों पे घूम रहे थे, सड़क की स्थिति बेहतर नहीं थी। उनसे पत्रकार ने पूछा था कि आप बलिया के सांसद हैं और बलिया में ये स्थिति है, इसको क्यों नहीं देखते? तो उन्होंने कहा कि मैं केवल बलिया का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं पूरे देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो पूरे देश का ख्याल रखना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, वो काशी के बारे में ख्याल रख रहे हैं और कितना ख्याल रख रहे हैं, काशी की जनता ने पिछले चुनाव में ही, अभी हाल फिलहाल में पंचायत चुनाव में आपने देखा कि काशी में जो जनता ने पंचायत चुनाव में उनको एक तरह से ये एहसास कराया कि आप काशी का कितना ख्याल रख पा रहे हैं। दूसरी बात, अनिला जी और आलोक जी ने भी लगातार काशी के बारे में महिमा मंडन किया। काशी अपने आप में, काशी को किसी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी को जाना जाए ऐसा नहीं है। काशी का अपना एक प्रभाव है, अपना एक सांस्कृतिक परिचय है। यूपी की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह 10:30 बजे का वो निर्धारित वक्त है जब पीएम मोदी काशी में मौजूद होंगे और आज पीएम मोदी वाराणसी के IIT ग्राउंड में होंगे और संबोधन उनका वहीं से होगा। साथ ही 1500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत भी हो रही है। पीएम मोदी 744 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले हैं। ये 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। आज काशी को प्रधानमंत्री का इंतजार कि काशी को आज मिलने वाले हैं कई सारे उपहार। इसके अलावा वो करीब 839 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। आज हम आपको पीएम मोदी के जो काशी दौरे की तस्वीर है वो लगातार दिखाते रहेंगे। जी न्यूज़ पर आज दिन भर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। इस बीच खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ लगातार बना हुआ है। शांतनु गुप्ता जी लगातार हमारे साथ हैं। शांतनु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी चूंकि मैं आपके पास आ नहीं पाई थी। 8 महीने के बाद काशी में मोदी जरूर होंगे। 30 नवंबर 2020 के बाद आज पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो काशी का मॉडल है उसके साथ यूपी को फतेह करने की तैयारी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमें टीवी पैनल पे बैठ के हर चीज को चुनाव से जोड़ने की आदत पड़ गई है, लेकिन पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा और इस बात पर अजरज भी देखूंगा कि आज तक भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने तल्लीनता से अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को तो संभाला ही है और हमने देखा है भारत ने किस शिखर को छुआ है पिछले 7 साल में, लेकिन उतनी ही तल्लीनता से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने संसदीय क्षेत्र को भी संवारा है। चाहे वो एयरपोर्ट का नवीनीकरण हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो हाईवेज हों, जो प्रवासी भारतीय दिवस जो बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे उसे कैसे काशी में लेके आना, बड़े बड़े देशों के राजनयिकों को बनारस में लेके आना, घाट जो मट्टी में मलबों में दबे होते थे उन घाटों का जीर्णोद्धार करना, BHU में अलग अलग चीजें करना,
कारपेट के सिंपोजियम, इतनी सारी चीजें हुई हैं जो बनारस के वासियों ने देखी हैं वहां पे कि पिछले 7 साल में कैसे बनारस का रूप बदला है। हाँ, विशाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अब से बहुत सा, क्योंकि अब लॉकडाउन भी थोड़ा ओपन हो रहा है, प्रधानमंत्री आते रहेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार, वो वहां पे दिख रही है। अभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इनॉग्रेट होगा। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे पूर्वांचल में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज योगी आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी के विजन के साथ खोले हैं, उनका इनॉग्रेशन होगा। तो ये होते रहेंगे। अब जो समाजवादी पार्टी, ओवैसी, ये सब एकदम से एक्टिव, जो इतने समय से सोए पड़े थे, सब एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन मैं बार बार ये कहूंगा, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे, पूरब में बड़ी स्टार कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़, अखिलेश की। जाना तो वहां दूर, वहां कुछ नहीं होता है। और प्रधानमंत्री जो इधर इतना बिजी होते हुए, उनके विदेश के दौरे हैं, इतने सारे विभाग संभालने हैं दिल्ली में, उसके बाद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मल्टीपल दौरे। आप किसी सांसद से कंपेयर कर लीजिए, किसी स्टार सांसद से तो छोड़िए, किसी नॉर्मल सांसद से कंपेयर कर लीजिए, कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी इतना नहीं जा पाता होगा। प्रधानमंत्री की इतनी व्यवस्था के बाद भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को इतना ध्यान देते हैं, ये अपने आप में एक मॉडल है किसी भी राजनेता के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। तमाम मेहमानों के पास मैं लौटूंगी। हमारे साथ लगातार रविंद्र कुमार हैं, वो काशी से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल पांडे को मैं देख पा रही हूँ। विशाल, जो काशी को क्योटो में तब्दील करने का और वो जो रूपांतरण की बेहतरीन तस्वीर है, उसकी छटा आज बड़ी अद्भुत होगी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। आप लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही आज जो संबोधन रहने वाला है, उसमें खास क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि काशी का इंतजार जो है 8 महीने के बाद फिर से पूरा होता हुआ, और कई सारी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं धरातल पर अब पूरी होती हुई। देखिए निधि, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना वॉरियर्स से भी संवाद करेंगे, कुछ प्रबुद्ध लोगों से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कोविड के वक्त यहाँ पर वर्चुअल तौर पर पीएम ने कई बैठकें की थी। AK शर्मा को वाराणसी का कोविड प्रभारी बनाया था, जो कि उत्तर प्रदेश के MLC थे। तो कोविड को लेकर जिस तरह से स्थितियाँ सुधरी हैं और तीसरी लहर का जो अनुमान एक्सपर्ट्स के द्वारा लगाया जा रहा है, उसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं, इसकी स्थिति भी सिर्फ वाराणसी नहीं, पूर्वांचल को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानेंगे। और आज PM मोदी यहाँ से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े उद्घाटन करेंगे, जिसमें कई ऑक्सीजन प्लांट हैं, क्योंकि दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा समस्या ऑक्सीजन की आई थी मरीजों को। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो PM मोदी का आज का दौरा है, उसमें आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इसके अलावा टूरिज्म और संस्कृति, इन सभी की झलक दिखाई पड़ेगी। लेकिन देखिए, शांतनु जी भले कह रहे हो कि हर चीज़ को चुनाव से जोड़ दिया जाता है, पर जब चुनाव बेहद नज़दीक हो और जब किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहा हो और वहां से पूरे पूर्वांचल को एक मैसेज देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो, तो इसे जरूर एक तरह से राजनीतिक एंगल से भी देखा जाएगा, क्योंकि पूर्वांचल की 156 विधानसभा सीटें हैं। जो भी पूर्वांचल जीतता है, और बीजेपी ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में, इसलिए पूर्वांचल बीजेपी के लिए बेहद अहम है। और आलोक जी ने जिस तरह से बताया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक सांसद के तौर पर वाराणसी से काम कर रहे हैं, कई छोटी छोटी चीज़ें जो कि लोगों को लगती होंगी कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती हैं, उनकी भी योजनाएं बनवाते हैं। PMO के अधिकारी लगातार वाराणसी के अधिकारियों से संपर्क में रहते हैं। तो एक वाराणसी का जो मॉडल है, ये अपने आप में एक अलग बनकर तैयार हो रहा है। भले काशी को क्योटो से तुलना की जाए, तमाम चीज़ें की जाए, लेकिन बिल्कुल विशाल, मैं लौटूंगी आपके पास। तमाम और खास मेहमान जुड़े मेरे साथ। रविंद्र कुमार हमारे साथ हैं, ग्राउंड जीरो की हर तस्वीर वो भी साझा कर रहे हैं। कुछ ही देर का इंतजार अभी बाकी है। रविंद्र, 52 मिनट रह गए हैं, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का तयशुदा कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है। हर क्षेत्र को छूते हुए, चाहे शिक्षा हो या फिर हेल्थ सेक्टर हो या फिर टूरिज्म हो, उनको छूते हुए जो तस्वीर एक नई देखने को मिल रही है, वो अपने आप में खास है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें साझा कीजिए दर्शकों से। रविंद्र कुमार। बिल्कुल निधि, देखिए बनारस जो आज से 7 साल पहले जो भी गया होगा, वहां पर बनारस की तस्वीर अलग नजर आती होगी। तार लटकी हुई, बिजली के तार और पतली पतली सड़कें। हालांकि श्रद्धा भाव वही रहता था, लाखों करोड़ों लोग वहां जाते थे। और हम लोग भी पूर्वांचल के हैं, सासाराम बगल में ही हम लोग का काशी से लगातार संपर्क रहा है, बचपन से ही रहा है पूरे उस एरिया का। तो कहीं ना कहीं काशी से एक लगाव भी रहा है। लेकिन मैं पहले ही बोला था कि तकदीर की बात नहीं कहा जाता कि काशी की तकदीर और तस्वीर बदल दी गई। तकदीर तो भोलेनाथ साहब के बदलते हैं, तस्वीर बदली गई है, ये जरूर है। और एक बात और है, बहुत सी इस पर चर्चा हो चुकी है कि एक सांसद के तौर पर मैं आलोक जी हैं, अगर शांतनु जी भी जानकारी जरूर होगी, घोसी से एक होते कल्पनाथ राय होते थे और उत्तर प्रदेश और बिहार में शेखपुरा एक जगह था मुंगेर के पास, वहां से राजू सिंह होते थे। ये दोनों कभी हारे नहीं। उस दौर में जब आप समझिए कि
सड़क, बिजली, पानी, ये सब चीज बहुत दूर की चीज होती थी। इन दोनों कंस्टिट्यूएंसी में हमेशा उपलब्ध रहता था, सड़कें बड़ी अच्छी होती थी, बिजली की व्यवस्था किया जाता था और ये लगातार वहां जीतते रहे, एक सांसद के तौर पर, एक विधायक के तौर पर। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को आप छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री पूरे देश के, लेकिन सांसद के तौर पर जो उन्होंने बनारस की तस्वीर बदली है, जाहिर सी बात है इसका पूर्वांचल, जैसा विशाल बता रहे हैं, पूर्वांचल में पहले भी इसका असर हुआ, आगे आने वाले दिनों में भी होगा। नहीं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहे, असम से रहे, पूर्वोत्तर के लिए जब 2014 में एक नई मंत्रिमंडल का वहां पर विभाग बनाया गया, तब जाकर नॉर्थ ईस्ट कहीं ना कहीं वहां की भाग्य क्षमता, ऐसा लोगों को मानना है। और हमेशा कहा जाता है कि भले ही वो उत्तर पूर्व के राज्यसभा के सदस्य रहे, लेकिन वो बहुत कम दौरा किए, बहुत कुछ उन्होंने किया भी नहीं। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में लोग ये जरूर बोलते हैं, अगर काम नहीं होता तो ठीक बात, प्रधानमंत्री बावन देश के बावन हमरा क्या काकिलन, ये वहाँ की भाषा में। लेकिन आज के देश में कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री बाद में है, हमारे सांसद हुए हैं और उन्होंने हमारे जो करके दिखाया है, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो चुनाव जाहिर सी बात आते जाते रहेंगे, लेकिन बनारस की तस्वीर जरूर बदल गई है। निश्चित तौर पर बदलती तस्वीर की एक भव्य छटा हम देखने वाले हैं जब 10:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 मिनट के बाद काशी में मौजूद होंगे और एक दूरगामी संदेश काशी के मन से आज फिर जाने वाला है और इस पर नजर रहेगी। इस बीच आलोक जी मेरे साथ लगातार है। आलोक जी, देश के प्रधान सेवक की सक्रियता बार बार 8 महीने के बाद आना और कोविड की दूसरी लहर एक बंधन जरूर था, लेकिन उनका बार बार यूं पहुंचना और लगातार जाना बदलती तस्वीर को दर्शाने के लिए काफी है। जिसको प्रॉब्लम है, जिसको यहाँ पर परेशानी है, वो होती रहे, लेकिन यहाँ पर आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हर एक क्षेत्र को छूते हुए, आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जनता के बीच जो है विश्वास को बनाकर रखना अपने आप में एक बड़ी काबिलियत की बात है, अपने आप में बेहद अद्भुत है, क्यों ना हो? निधि, देखिए, जिस तरह से आपने अभी हमने संसदीय क्षेत्र की चर्चा की और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि देश की तरफ नहीं, देश नहीं दुनिया की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है और इसीलिए आज जो उद्घाटन कर रहे हैं जिस ऑडिटोरियम का, वो जापान के साथ सहयोग के साथ बना है। आप ये ध्यान दीजिए, सारनाथ भी बहुत बड़ा केंद्र है जो भारत की, दुनिया के जो हमारे बौद्ध अनुयायी नहीं, दूसरे लोग भी सब आते हैं और जापान की निगाह भी भारत पर सहयोग के लिए रहती है। चीन, कल भी हमने उनको चेतावनी दी है। जापान हमारा सबसे सहयोगी मित्र है उस दृष्टि से भी, पड़ोसी के नाते भी और सहयोगी, एक शांतिप्रिय देश के नाते भी। चीन के साथ इतना टकराव रहते हुए जापान के साथ संबंधों की एक, जिसको कहते हैं, उसको आधार सामने रखता है कि कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, लेकिन वाराणसी में भारत और जापान के एक प्रतीकात्मक है। 1200-1500 करोड़ का ऑडिटोरियम कोई बड़ी बात ये नहीं है कि दिल्ली में भी उससे बड़े हो सकता है, वहाँ पर बनना और उसमें जापान का सहयोग, भगवान बुद्ध की भूमि भी जहाँ पर है, वहाँ से ये संदेश दुनिया को जाए, ये भी प्रधानमंत्री का संदेश अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से मैं मानता हूँ। इसलिए मैं, जैसा अभी सुशांत जी ने भी कहा, किसी तरह से ये माना जाना कि केवल चुनाव के लिए नहीं होता है, क्षेत्र, देश, दुनिया, समाज, उसके लिए काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री हो न हो, जनप्रतिनिधि हो, मीडिया वाला हो, राजनीति अपनी जगह है। आप सड़क पर आंदोलन करिए, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए भी सबसे बड़ा सहयोग उन्हीं देशों के साथ हमारा है। इसलिए ये मान के चलिए कि इस तरह के कार्यक्रमों को राजनीति से न जोड़ा जाए। वो राजनीतिक सभा करें, तब आप सभा करें, आलोचना करें, संसद में जो करना है, चुनाव जीतें, पंचायत से लेके लोकसभा और संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच जाएं, लेकिन ये लड़ाई केवल व्यक्ति ये और ऐसे किसी भी मौके को राजनीति से नहीं जोड़ा जाए। आपकी बात से मैं सहमत, लेकिन कुछ लोग ऐसे मेरे पैनल में जिनको कड़ा एतराज है, लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। खान साहब, आपका एतराज बताइए, आपकी टाइमिंग पर सवाल तो उठ चुके हैं, आज सूबे भर में आपका प्रदर्शन रहने वाला है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? काफी देर से मैं आपको देख पा रही हूँ। निधि, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। 3-4 चीजें हैं। शांतनु जी की बात मैंने बड़ी सुना, कहा साहब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आप देखिए 4-4.5 साल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे काम हो रहा है, जबकि इसका मैक्सिमम काम हमने कर दिया था। और बनारस, जहां की बात हो रही है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उस बनारस को पूर्वांचल एक्सप्रेस से काट दिया गया। पहली बात आप देखिए, बहुत उम्मीदें थी बनारस के लोगों को, वहां साड़ी का कारोबार है बड़े स्तर पे। कहा गया था साहब गुजरात मॉडल में यहाँ कारखाने लगाए जाएंगे। आप देखिए, एक भी कारखाने वहां लगाए नहीं गए। वहां का व्यापारी बड़ा ठगा महसूस कर रहा है। जो कुछ व्यापार हो भी रहा था, वो जीएसटी और नोटबंदी ने उनको बर्बाद कर दिया।
आज किसी तरीके का वहां पर व्यापारियों में कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि उनको लगा था कि गुजरात मॉडल पर तमाम तरीके के यहाँ उद्योग धंधे आएंगे, तमाम तरीके के यहाँ कल कारखाने लगेंगे, लेकिन वो कारखाने नहीं लगे। बल्कि समस्या ये रही कि आज आप देखिए, अभी ये कह रहे थे साहब, अभी आपके पत्रकार महोदय दिखा रहे थे, बड़े ग्राउंड जीरो से रविंद्र कुमार जी बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, मैं उनको जानता हूं व्यक्तिगत तौर पे। हम बताना उनसे ये भी चाहेंगे कि साहब जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जरा वहां की गलियों को भी दिखाएं। वहां पे जो सीवर का उफान है, जिस तरीके से भी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, पूरे बनारस में एक अलग सी स्थिति पैदा हो गई थी, सब उसको भी दिखाएं। प्रधानमंत्री का है वो संसदीय क्षेत्र है, लोगों को बड़ी उम्मीदें रहती हैं वहां से। एजाज खान साहब, सूबे में सरकार तो आपकी भी थी। खान साहब, सूबे में सरकार आपकी भी थी, मौका आपके पास भी था, आपने कितना काया पलट किया अलग अलग जगहों का, इससे हर कोई वाकिफ है। तो एतराज करना आसान है, विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि विश्वास की कमी है, लिहाजा मुझे आगे बढ़ना होगा। अनिला सिंह, एक विश्वास को जीतने के लिए आज काशी का जो मॉडल है उसके साथ आगे बढ़ने की तैयारी है, तो एतराज किस बात का है? खान साहब ने आज का मौका चुन लिया सूबे भर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करने का, ये उनके एतराज को दर्शाने के लिए काफी है। प्रियंका गांधी वाड्रा कल लखनऊ में रहने वाली है, ओवैसी साहब आज रहने वाले हैं मुरादाबाद में। एतराज झलकता हुआ, लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर बदली है काशी की, इस पर संशय क्यों है? विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा विकास पर? जी निधि, ऐसा है कि ये जो आप देख रही है ना कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो समाजवादी पार्टी यानी कि यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता उनके द्वारा किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये काशी है, ये महादेव की नगरी है। आप महादेव की नगरी के विषय में बात कर लीजिए, आप भगवान श्री राम की नगरी के विषय में बात कर लीजिए, आप भगवान श्री कृष्ण की नगरी के विषय में बात कर लीजिए, हर बार ये लोग केवल और केवल कड़वाहट उगलेंगे। ये है कि आप देख लीजिए ना, जितना भी आस्था का सम्मान जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, वो जो एक संतुलन होता है, बैलेंस होता है, विकास एक से एक बड़े जो प्रोजेक्ट्स है वो लेकर आए हैं। दूसरी तरफ आस्था का सम्मान जो अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा था, केवल और केवल अपमान होता था, उसको सम्मान देने का कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे वो अयोध्या नगरी को आप देख लीजिए, उसकी बिल्कुल शक्ल बदल जा रही है, चाहे वो मथुरा नगरी हो, बौद्ध सर्किट की मैं बात कर रही हूँ, रामायण सर्किट की मैं बात कर रही हूँ। किस सरकार ने किया? हमेशा हिंदुओं को किस प्रकार से ट्रीट किया गया है? यहाँ मेजॉरिटी पॉपुलेशन को एक माइनॉरिटी बनाकर रखा हुआ था, माइनॉरिटी को एक मेजॉरिटी बना के रखा हुआ था, क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी थी। खैर, मैं इनकी कड़वाहट में नहीं जाना चाहती, क्योंकि भगवान महादेव की नगरी की मैंने अजीज खान जी, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली थी। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे आपने चर्चा करी, मैं बता देती हूँ, ये भगवान महादेव की नगरी है ना काशी, भगवान महादेव के गुण कभी पढ़ लीजिएगा कि किस प्रकार से नकारात्मक लोगों से दूर रहकर सकारात्मक कार्य करते रहिए और इसको जोड़ते रहिए। भगवान शिव के जो गुण हैं, उसको जो भगवान शिव के भक्त अपने आप में कैसे उतारते हैं, जोड़िए इसको नरेंद्र मोदी जी से कि नकारात्मक सकारात्मक कार्य कैसे करें। बीते 7 साल में 24 मरतबा, या फिर यूं कहें कि उससे ज्यादा ही होगा, प्रधानमंत्री का आगमन न सिर्फ देश पर रहा, देश के अलग अलग राज्यों में अपने संसदीय क्षेत्र में बराबर बना रहा। आपको मौका मिला, आपने कितना बनाया? बहरहाल संजीव कौशिक जी, एजाज खान साहब कह रहे हैं कि अब तक कुछ नहीं हो पाया और ना हो पाएगा। उनका कितना आगामी चुनावों को लेकर रोड मैप तैयार है सूबे की काया पलट के लिए, वो जानते हैं और उनकी पार्टी के अध्यक्ष महोदय जानते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.